हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं पावर प्लांट की सीरीज़ को फॉर एसएससी जेईई 2024। इससे पहले हमने इस बारे में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और एक टॉपिक आधा हुआ है, दैट इज़ कंप्रेसर। सो ये कंप्रेसर का पार्ट 2 है और आज हम कंप्रेसर को यहाँ ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ओके, तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर अलग अलग केसेस देख लेंगे। सर, सबसे पहला जो एंट्री होगी कंप्रेसर में, एंट्री इन कंप्रेसर इज एक्सियल। एंट्री जो होगी वो एक्सियल होगी, बट फ्लो इन जो इम्पेलर होगा इज रेडियल। हैंस ये रेडियल फ्लो है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये ब्लेड है जिसको हम इम्पेलर बोल रहे हैं। इम्पेलर में बहुत सारे ब्लेड होते हैं, तो ये इम्पेलर में ब्लेड है। तो देखिए, अगर मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करूँ तो जो एंट्री है वो ये पॉइंट होगा, समझ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग। तो एक्सियल है ना, तो एंट्री ये इस पॉइंट पे होगी 1। अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूँ इसको, तो ये इम्पेलर है, ये ऐसा दिखेगा, और ये जो ठीक है, तो मान लीजिए ये इसको आप साइड व्यू से देख रहे हैं, इस साइड से ऐसा देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो एंट्री जो है, ये जो पॉइंट है, एक्चुअल में ये एंट्री जो हो रही है वो ऐसी हो रही है। मान लीजिए ये एंट्री ऐसी हो रही है, ठीक है, और जो एग्जिट हो रहा है वो ये मुड़ जाके ये रेडियल हो जा रही है ऐसी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो एंट्री है ये एक्सियल है अलोंग द एक्सिस, एंट्री एक्सियल है, और जो एग्जिट है वो रेडियल है। ठीक है, तो देखिए ये जो फ्लो है अचानक से मुड़ रहा है। यही एक रीज़न है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सियल फ्लो में क्या होता है, ये एक्सियल ही आता है इनलेट, और ये एक्सियल ही चला जाता है। तो इसलिए, क्योंकि एक्सियल में कोई भी बेंडिंग नहीं होती फ्लो की, तो इसलिए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके, अब पॉइंट सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ कौन सा यूज होता है ब्लेड, यहाँ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड यूज होता है। बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड आर यूज्ड। ठीक है, तो यहीं पे हम थोड़ा सा ब्लेड के बारे में जान लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो टाइप ऑफ ब्लेड, पहला बैकवर्ड,
बैकवर्ड कर्व्ड। इसकी हाईलाइट क्या है? इट्स एफिशिएंसी इज हाईएस्ट। ठीक है, इस ब्लेड की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। इस लेकिन इसकी लो वर्किंग प्रेशर रेशियो, ये हाई प्रेशर रेशियो के लिए यूज़ नहीं होगा, ये लो प्रेशर रेशियो के लिए यूज़ होगा। बट इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। अगर आपसे पूछे पूरे ब्लेड्स में कि हाईएस्ट एफिशिएंसी आपको किस में मिलेगी, बैकवर्ड कर्व्ड वेन पे। ठीक है, इसलिए हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वैसे ही बेंट होने के कारण फ्लूइड का एफिशिएंसी कम हो गई, और अगर हम फर्दर दूसरा ब्लेड यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी और ड्रॉप होगी। इसलिए उस क्या बोलते हैं, उस ट्विस्ट को या वो जो पाथ चेंज हुआ है उसके कारण हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स यूज़ करते हैं ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा मिले हमको। लो वर्किंग प्रेशर रेशियो होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो ब्लेड एंगल होता है डेट इज फाई, ये लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कि अगर ये इम्पेलर है, ये इस बार के एसएससी के मेंस में भी ये चीज़ क्वेश्चन पूछी है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे अच्छे से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ब्लेड ऐसी मूव कर रही है, मोशन ऐसा है, तो बैकवर्ड कौन सी होगी, ये बैकवर्ड होगी। ये जो ब्लेड है ना, ये बैकवर्ड होगी, ये बैकवर्ड कर्व्ड वेन है। कैसे, देखिए, अगर ये मोशन ऐसा हो रहा है और ये ब्लेड ऐसी है आपकी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये फाई होगा, विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो बैकवर्ड कर्व्ड वेन में क्या होता है, फाई लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो है ये बैकवर्ड वेन है। ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट है वो मैं फॉरवर्ड की बात कर लूँ, अगर फॉरवर्ड कर्व्ड वेन, इसकी क्या खासियत है, ये हाई प्रेशर रेशियो में यूज होता है, हाई प्रेशर रेशियो। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी एफिशिएंसी इज स्मॉल, एफिशिएंसी इज लो, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, इसमें फाई जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसका भी मैं अगर डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखेगा। ठीक है, ये फ्लो, तो ये कब, ये बैकवर्ड वेन ऐसे होंगे, दिस इज बैकवर्ड कर्व वेन। ठीक है, फॉरवर्ड कैसे थे, ऐसा, इस तरह से ये। ठीक है, बैकवर्ड कैसे, ऐसे। अब क्या होगा, इधर फ्लो हो रहा है, अगर ये होगा तो रिलेटिव ऐसा निकलेगा, रिलेटिव से बनेगा फाई, और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। दिख रहा है आपको कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, तो ये बैकवर्ड हो गया। एक थर्ड होता है रेडियल, रेडियल कर्व्ड वेन। इसमें क्या होता है, फाई 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसकी स्ट्रेट होती है वेन, ठीक है, इसकी स्ट्रेट होती है। सो ये अगर फ्लो है, तो मान लीजिए ये फ्लो है, ये वेन है, तो जो रिलेटिव होगी वो ये, तो ये फाई जो है ये 90 डिग्री होगी।
तो ये 3 डायग्राम आपको याद रखने हैं और याद रखना है कि हाईएस्ट एफिशिएंसी में कौन सी यूज़ होगी, प्रेशर रेशियो अगर हाई है तो वहाँ या कौन सी यूज़ होगी, तो ये भी क्लियर हो गया अब आपका। अब वापस हम सेंट्रीफ्यूगल में थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये हम बीच में ब्लेड पढ़ लिए थे क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कौन सा ब्लेड यूज़ होता है, बैकवर्ड का ब्लेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियल। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे आपको समझाऊं कि ये ब्लेड है जिसकी डायमीटर d है और इस ब्लेड का विड्थ b है, ये b विड्थ है और ये d डायमीटर है। अगर मैं साइड से देखूं तो इसको, ठीक है, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो साइड व्यू तो ऐसे ही बनेगा ना, जिसमें आपको विड्थ भी दिखेगी b और ये डायमीटर भी दिखेगा, ठीक है। तो जो इसमें फ्लो होता है वो रेडियल होता है, तो ऐसा होता है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये ऐसा फ्लो होता है, एक्सियल एंट्री और रेडियल या बाहर जाता है, ऐसे रेडियली जाता है तो पूरे सर्कमफेरेंस से बाहर जाता है, ठीक है। तो इसमें मास अगर अब मैं बोलूँ तो मास क्या होता है, रो इंटू ए इंटू वी। तो रो क्या होगा, रो 1 इनलेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनलेट पे ये 1 मान लीजिए फर्स्ट पे, इनलेट पे रेडियस आर पे, R1 पे। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा पाई डी सर्कमफेरेंस इंटू ये विड्थ के अलॉन्ग निकलता है ऐसा ऐसा ऐसा, तो इंटू बी, ये एरिया ऑफ फ्लो होगा। अब मैं फर्स्ट के लिए मान रहा हूँ तो पाई D1 B1 और फ्लो वेलोसिटी VF1 इंटू K1, वेयर K1 इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट इनलेट। तो लॉसेस एट इनलेट के कारण K1 यूज़ होता है, K1 की वैल्यू K यूज़ होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है, ठीक है। तो ये मास हम समझ गए कि ये रो इंटू ए इंटू वी हमको फॉर्मूला पता है मास फ्लो रेट का। तो रो क्या होता है, डेंसिटी। तो रो इनलेट पे हम बात कर रहे हैं तो इनलेट पे रो 1 मान लिए, मान लो। तो एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट क्या होगा, पाई D1 V1, क्यों, क्योंकि रेडियली फ्लो हो रहा है। तो रेडियल फ्लो हो रहा है तो ये हम रीजन जान गए, पाई इंटू डी इंटू विड्थ, वो ब्लेड की विड्थ या हाइट कितनी है ब्लेड की, ठीक है। तो इससे ये मास फ्लो रेट निकल गया। अब फोर्थ पॉइंट, प्रेशर रेशियो कितना है होता है इसका, तो मैं आपको पहले भी बताया था 4 to 5। फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल के लिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देयर इज ओनली 1 स्टेज, एक ही स्टेज होता है इसमें, ठीक है। इसके कारण इसका जो W स्टेज इज इक्वल टू W ब्लेड, क्योंकि एक ही स्टेज है तो तीनों बराबर होंगे, चाहे कुछ भी पूछ ले, इज इक्वल टू W कंप्रेशन। ये भी पॉइंट क्लियर है। थ्री 4 5 एंड ओके। सिक्स्थ क्या है, देखो स्टॉलिंग क्या होता है वो आप एक बार देख लीजिए। स्टॉलिंग क्या होता है, देखिए स्टॉलिंग क्या होता है, रिफर्स टू फ्लो सेपरेशन, या इसको हम बोलते हैं फ्लूइड नॉट एबल टू फॉलो ब्लेड कंटूर या प्रोफाइल। देखिए क्या होता है, स्टॉलिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये ब्लेड है आपका, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड को क्या होना चाहिए, कंटूर को फॉलो करना चाहिए। बट ये फ्लूइड क्या होता है, किसी कारणवश ये इस सरफेस से डिटैच या सेपरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टॉलिंग, ठीक है, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या, कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बार बार उसको दबा के रखता है ब्लेड की प्रोफाइल की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट करता है उसको बार बार ब्लेड की तरफ धक्का देकर, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्टॉलिंग फिनोमिनन नहीं में होता। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट के कारण। मैंने क्या बोला, स्टॉलिंग
डज नॉट अकर इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, यूज। ये कहाँ यूज होता है? लार्ज साइज रेफ्रिजरेशन प्लांट में, रेफ्रिजरेशन प्लांट में ये यूज यहाँ होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो ब्लेड टाइप होता है वो सिंपल होता है, ब्लेड आर सिंपल कंपेयर टू एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो में एरोफॉइल होता है। ट्रिक, ए से एक्सियल, ए से एरोफॉइल, सी से बी, सी बी, सी बी, सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व्ड विंड। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक अगर आपको ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। ट्रिक, सेंट्रीफ्यूगल सी से बी, सी बी, सी के बाद पहले वाला लेटर बी तो बैकवर्ड कर्व्ड, सी बी, सी सी बी, सी बी। ये तो सिंपल है, एक्सियल है तो ए से एक्सियल, ए से एरोफॉइल, ए से एक्सियल, ए से एरोफॉइल, ए से एक्सियल, ए से एरोफॉइल। ठीक है, अब हम अलग अलग इसके केस देख लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, एंट्री रेडियल। एंट्री रेडियल का मतलब होता है VW1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस रेडियल एग्जिट, ठीक है, रेडियल ब्लेड एग्जिट, रेडियल ब्लेड एग्जिट। इसका मतलब होता है फाई जो है ब्लेड एंगल वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ ब्लेड की प्रोफाइल, मान लीजिए ये ब्लेड है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ठीक है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, तो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं आउटलेट को 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए VW1 0 है तो V1 क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल एंट्री है ना, याद रखिए ये रेडियल एंट्री है। VR1, तो जो VR1 होता है वो V माइनस यू होता है, रिलेटिव जो भी होता है वो V माइनस यू होता है। ठीक है, तो V1 और VR1 को अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हमेशा U मिलेगा। याद रखिए आप, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। V1 और VR1 को जोड़ने से हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे U कंपोनेंट मिलता है, तो ये U1 हो गया। अब ये क्या, रेडियल आउटलेट है, तो ये ऐसा है कुछ, तो ये VR2 ऐसा निकलेगा, VR2, क्योंकि VR2 ही रिलेटिव कंपोनेंट है जो कि ब्लेड की कंटूर को फॉलो करने वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो जो ब्लेड एंगल होगा आउटलेट पे, उसी एंगल पे रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट VR2 निकलेगा। तो ये 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि एग्जिट रेडियल है, रेडियल ब्लेड है एग्जिट पे। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ब्लेड रेडियल बोलेंगे तो फाई 90 डिग्री। मैंने आपको 3 टाइप के ब्लेड बताए थे, और ये V2 इस डायरेक्शन पे ही जाता है कंप्रेसर पे। ठीक है, ये V2 हो गया, दिस इज V2। और मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच V रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच होगा टेंजेंशियल या ब्लेड कंपोनेंट, ब्लेड वेलोसिटी, तो U2 ये हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे VW2 इज इक्वल टू VW2, U2 इज इक्वल टू VW2 हुआ। दोनों बराबर होंगे क्योंकि V2 का जो कंपोनेंट होगा बीटा, अगर मैं इसको मान लूँ तो
V2 cos बीटा जो होगा वो U2 के बराबर होगा, तो इस केस में U2 VW2 बराबर होंगे। तो जो वर्क डन होता है आउलर इक्वेशन से, वर्क डन बाय आउलर इक्वेशन, वर्क डन बाय आउलर इक्वेशन वो होता है कंप्रेसर के केस में VW2 U2 माइनस VW1 U1। अब VW1 क्या है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया VW2 U2, और इस केस के हिसाब से U2 और VW2 सेम है, तो वर्क डन वो होगा U2 का स्क्वायर। ये क्लियर है, U2 का स्क्वायर है ना, U1 का स्क्वायर नहीं है, ये U2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्रेसर के केस में जो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, ये यूनिट मास के लिए ना, मास जब 1 kg है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CP T1 RP गामा -1 अपॉन गामा -1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो जो भी आप वर्क डन निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, इसको इक्वेट कर देना। अगर कोई वैल्यू उसने निकालने बोला है आपको तो ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देना। तो ये इज इक्वल टू, ये इस केस में ये इज इक्वल टू U2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, पहला केस हो गया क्लियर। अब सेकेंड केस, केस 2, मैं आपको SSC JEE के हिसाब से काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, SSC JEE के लेवल के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो फिर तब आप एक्स्ट्रा कीजिए, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे उसको पहले आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये मैं JEE के मेंस के लेवल के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो केस 2 हम कंटिन्यू करते हैं। एंट्री रेडियल प्लस स्लिप एट एग्जिट। अब यहाँ पे स्लिप हो रही है स्टार्ट, एग्जिट पे स्लिप, स्लिप एट एग्जिट। ओके, तो स्लिप होने से क्या होता है पहले ये देख लीजिए, स्लिप होने से क्या क्या होता है लॉस, फिर हम पढ़ेंगे कि स्लिप एक्चुअली हुई क्या। तो जो वर्ल कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो रही है, वर्ल कंपोनेंट डिक्रीज हो जा रहा है। सेकेंड, एग्जिट एंगल जो है, एग्जिट ब्लेड एंगल, वो डिक्रीज हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो प्रेशर हेड है डेवलप्ड, जो प्रेशर हेड डेवलप्ड होगा, अब कंप्रेसर को प्रेशर हेड डेवलप करने के लिए कंप्रेसर यूज कर रहे हैं ना, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हम इसमें स्लिप पढ़ते हैं वो एग्जिट के लिए पढ़ते हैं, जो स्लिप फिनोमिनन है वो एग्जिट के लिए है, तो जो भी वो इफेक्ट क्रिएट करेगा वो एग्जिट पे करेगा, इनलेट पे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम समझते हैं ये स्लिप होती क्या चीज़ आखिर। तो देखिए क्या हो रहा है, ये ब्लेड है, अब देखिए ये मान लीजिए रिलेटिव है कंपोनेंट, रिलेटिव VR2 मान लीजिए आप, इसको एग्जिट है ये। तो जो ये है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो, आपको समझ आए। ये मान लीजिए फाई है। अब देखिए ये स्लिप होगा तो क्या होगा, ये आ रही है, ये ऐसे ऐसे कंटूर को फॉलो करने के बजाय ये स्लिप होकर ऐसी मूव कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये फाई स्लिप हो जाएगी। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो फाई है नॉर्मल केस में वो फाई स्लिप से ज़्यादा है, तो स्लिप होने से जो ब्लेड एंगल एट एग्जिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लेड एंगल एट एग्जिट डिक्रीज हो जाएगा स्लिप होने से। मैं आपको दिखा दी स्लिप होने से क्या हुआ। अब अगर हम इसको ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल से समझें तो भी हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख लीजिए एंट्री रेडियली थी इस केस में भी, तो V1 यही होगा, VR1 भी ये होगा, और ये U1 होगा। दोनों को जोड़ने वाला, एब्सोल्यूट और रिलेटिव को जोड़ने वाला होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी। ठीक है,
तो ये हो गया। तो यहाँ पे VW1 0, एब्सोल्यूट का ही कंपोनेंट होता है वर्ल कंपोनेंट, एब्सोल्यूट का ही कंपोनेंट बनता है वर्ल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो ये मान लीजिए ये ऐसा हो गया। अब वो 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है, समझ लीजिए ये है V2, VF2, VR2, ये फाई, इन दोनों के बीच क्या हो गया, U2। अब इस केस में ये क्या हुआ, इसी का कंपोनेंट VR2 का ही ये कंपोनेंट है VW2। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये V2 का ही कंपोनेंट हमने VW2 पढ़ा, V2 का ही कंपोनेंट VW2। सेम यहाँ पे ये V2 का ही कंपोनेंट ये VW2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, U2 ग्रेटर है VW2 के। ठीक है, तो जो स्लिप फैक्टर होता है, स्लिप फैक्टर वो क्या होता है, जो वर्क डन स्लिप में हो रहा हो अपॉन वर्क डन विद आउट स्लिप। तो ये यहाँ क्या होगा, वर्क डन विद स्लिप क्या होगा, VW2 U2 अलग अलग हो गया, अपॉन नॉर्मल कंडीशन में क्या था, U2 का स्क्वायर विदाउट स्लिप, जो हमने पहला केस पढ़ा था रेडियल का। तो यहाँ पे जो स्लिप फैक्टर है, मान लीजिए फाई एस से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, तो वो फाइनली क्या बन जाएगा, VW2 अपॉन U2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपसे डायरेक्टली VW2 U2 देके स्लिप फैक्टर पूछे, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर वर्क डन की बात करूं, तो वर्क डन क्या था, U2 का स्क्वायर। तो वर्क डन यहाँ पे स्लिप में क्या होगा, VW2 U2 यही था। तो VW2 के जगह, तो VW2 क्या होगा, फाई एस इंटू U2 सिंपल। तो VW2 की जगह आप इसको पुट कर दिए, जो फाई स्लिप U2 का स्क्वायर। सेकेंड केस, केस 3, एंट्री रेडियल प्लस स्लिप भी हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा। एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा, वर्क डन का फैक्टर। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा मैं आपको लिखा देता हूं। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर क्या होगा, वर्क डन फैक्टर है ये। ठीक है, रुक जाइए, इसको मैं वाइट में ही लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। वर्क ऑफ कंप्रेसर, वर्क डन का कंप्रेसर। मैंने क्या बोला था, स्लिप फैक्टर जो भी जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो एग्जिट पे होगा, इनलेट पे नहीं होगा स्लिप फैक्टर। ठीक है, तो फाई स्लिप इंटू U2 का स्क्वायर माइनस VW1 U1। अब इस केस में VW1 0 है, तो फाइनली WC क्या हो जाएगा इस केस में, फाई W जो वर्क फैक्टर है, फाई स्लिप इंटू U2 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ केस, ये फोर्थ लास्ट केस है। मान लीजिए एंट्री में प्री वर्ल है, एंट्री प्री वर्ल प्लस सेम स्लिप प्लस वर्क फैक्टर, इट इज 5W। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए प्री वर्ल मतलब जो पहले एंट्री रेडियल हो रहा था ना, V1, डेट इज V1 क्या हो रहा था, 90 डिग्री पे जा रहा था अल्फा नोजल एंगल, या जो एंगल एट इनलेट है अल्फा 90 डिग्री पे। तो प्री वर्ल होने से आप उस 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे उसको V1 को आप अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये बड़ा सिंपल है, बस इसको आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी रेयरली एग्जाम में पूछता है ये।
बट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको भी अच्छे से कवर कर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ये V1 है, VF1, VR1, V1 और VR1 के बीच हमेशा क्या होगा, U1। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो प्री वर्ल एंगल होता है ना वो एक्सियल से नापा जाता है। तो आपको अगर प्री वर्ल एंगल पूछे ना तो वो एक्सियल से नापेगा। तो ये है प्री वर्ल एंगल, कहाँ से नापा जाता है, फ्रॉम एक्सियल डायरेक्शन से नापा जाता है इसको, ठीक है। अब मैं वापस इसको यहाँ ला लेता हूँ कलर को, ठीक है। तो ये क्या निकला, VR2 फाई, ये बीटा, ये V2 और इन दोनों के बीच VW2, सॉरी इन दोनों के बीच U2। और ये जो एंगल है ये वाला, इनके बीच जो होगा वो VW2। ये मैं आपको ऊपर का पहले बता रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ इसको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका है। सीधा इसका फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ, W का याद रखिएगा, जो वर्क फैक्टर है वो टोटल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि स्लिप फैक्टर सिर्फ एग्जिट के लिए है, 2 पॉइंट के लिए। तो 5 स्लिप U2 स्क्वायर, यहाँ पे VW1 भी 0 नहीं तो VW1 U1, ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है सर्जिंग के बारे में। सर्जिंग, स्टॉलिंग हमने देख लिया कि फ्लो सेपरेशन को बोलते हैं, वो अपनी कंटूर फॉलो ना कर पाने को, ठीक है। इसको पंपिंग भी बोलते हैं कभी कभी। इसमें होता क्या है सर्जिंग में, पहले वो देख लीजिए। सबसे पहला ये होगा अकर एट लो मास फ्लो रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लो मास फ्लो रेट फिनोमिनन है। मैं क्या बोला, ये लो मास फ्लो रेट फिनोमिनन है। सेकंड, इसके कारण क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है या रिवर्स्ड फ्लो बोलते हैं जिसको, वापस मुड़ जाना फ्लो का, वापस मुड़ जाना फ्लो का। इस चक्कर में क्या होता है, फ्लो कभी कभी में स्टॉप, वापस जो सामने से एक पार्टिकल आ रहा है और आगे वाला पार्टिकल रिवर्स हो गया तो टकरा के कई बार फ्लो स्टॉप हो जाता है या अनस्टेडी हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, स्टेडी नहीं रहता, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है। एट एग्जिट पे ये क्या होता है, ये पीरियोडिकली ऑकर होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट की पॉइंट है, ठीक है। अब इसको मेथड टू प्रिवेंट, मेथड टू प्रिवेंट, दो बात आपको याद रखनी, ये होगा क्यों, जब मास फ्लो रेट स्लो होगा उसके कारण क्या होगा, बैक फ्लो कर जाएगा, बैक फ्लो कर जाएगा तो फ्लो स्टॉप हो जाएगा या अनस्टेडी हो जाएगा, अनस्टेडी हो जाएगा तो जो टेम्परेचर एग्जिट पे वो बहुत बढ़ जाएगा। और ये कैसा होता है, ये पीरियोडिकली ऑकर होता है, क्या होता है, पीरियोडिकली ऑकर होता है, ठीक है। ओके, अब इसको मेथड टू प्रिवेंट, इसको रोकने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, टेक्निकली मैं बताऊं तो मास फ्लो रेट बढ़ाना है आपको। सबसे पहली बात तो मास फ्लो रेट इंक्रीज करना है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अगर बोलूं तो स्पिल वॉल्व यूज कर लीजिए, ठीक है। थर्ड, आपको मास फ्लो रेट बढ़ाना है तो रोटर स्पीड को बढ़ा लीजिए, उससे भी स्पीड बढ़ेगी तो मास फ्लो रेट बढ़ सकता है। सिमिलरली मास फ्लो रेट बढ़ाने के लिए डाया को बढ़ा लीजिए, डाया ऑफ रोटर को इंक्रीज कर लीजिए,
ये सब मास फ्लो रेट से यहाँ तक रिलेटेड चल रही है चीज़ें। एक 5th पॉइंट इनलेट प्रेशर को बढ़ाना रहता है, इनलेट प्रेशर को इंक्रीज करिए। प्रेशर को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो टेक्निकली आप इनलेट डेंसिटी को भी बढ़ाइए। डेंसिटी, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या तो आप डेंसिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये है, ये स्टॉलिंग के बारे में पढ़ लिया है। ये इस पॉइंट में हमने सर्जिंग को कवर कर लिया, स्टॉलिंग हो गया, सर्जिंग हो गया। अब एक चोकिंग बचा है जो डायरेक्टली पूछता है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। चोकिंग क्या होता है? चोकिंग, ठीक है, चोकिंग कब होता है? मैक्सिमम मास फ्लो रेट, जब मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन हो जाती है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट। इसके बाद अगर मैं नोजल की बात करूं, नोजल से आपको चोकिंग समझाऊं, तो देखिए नोजल में जब आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, बैक प्रेशर, तो क्या हो रहा है? फ्लो बढ़ रहा है। पर एक सर्टेन मास फ्लो रेट के बाद आप कितना भी प्रेशर को रिड्यूस कर लीजिए, उससे ज़्यादा मास फ्लो रेट अगर नहीं होगा। तो मैं इसको आपको स्टीम नोजल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इसको वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा ये इस प्रोसेस को। ठीक है, चोकिंग कैसे होती है, चोकिंग का कंडीशन क्या होता है, ये मैं वहाँ अच्छे से कवर करूंगा। पर कंप्रेसर में भी आप एक बार इसको आउटलाइन देख लीजिए कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन है। ठीक है, तो इसको मैं अगर एक देखिए, इसमें एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आप एक बार समझिए क्या हो रहा है उस ग्राफ में। देखिए देखिए, ये प्रेशर है डेवलप, ये है मास फ्लो रेट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कर्व ड्रॉ होता है, मान लीजिए मैं पहले कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। ये कर्व हमको प्रैक्टिकल से मिलता है, ये ऐसा। इसमें 2 पॉइंट होता है, एक बी और एक सी। ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखिए ये मास फ्लो रेट यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, ये मास फ्लो रेट बढ़ रहा है, ये हाई मास फ्लो रेट, तो यहाँ पे होता है चोकिंग। ये चोकिंग जोन है उस पर्टिकुलर प्रेशर हेड पे। यहाँ होता है सर्जिंग, सर्जिंग इज अ लो मास फ्लो रेट। तो देखिए ये इस एरिया, ये बी पॉइंट तक मास फ्लो रेट कम है। तो मैंने क्या बोला था? सर्जिंग इज अ लो मास फ्लो रेट फिनोमिनन। चोकिंग कहाँ होता है? मैक्सिमम मास फ्लो रेट, मतलब हाई मास फ्लो रेट फिनोमिनन। तो इसके बीच जो होता है ये ऑपरेटिंग रेंज है, जहाँ पे आपको काम करना है, ऑपरेटिंग रेंज। ये बी एंड सी के बीच आपको काम करना है। ठीक है, इसके पहले अगर आप गए तो सर्जिंग हो जाएगा, इसके बाद गए तो चोकिंग हो जाएगा। तो आपको इस मास फ्लो रेट में काम करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है स्टेनिट्स फॉर्मूला। स्टेनिट्स फॉर्मूला सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसकी कुछ कंक्लूजन है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं फॉर्मूला पहले। इसका क्या काम है? ये गिव स्लिप फैक्टर देता है। ये स्लिप फैक्टर का फॉर्मूला है, ये स्लिप फैक्टर बताता है कैसे निकलेगा। तो जो हम 5s पढ़ रहे थे ना वहाँ पे, ये वही है 1 माइनस 0.63 पाई अपॉन नंबर ऑफ ब्लेड। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ाएंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो स्लिप फैक्टर है, स्लिप फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, 5s की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये टोटल जो है ये कम होगा और स्लिप फैक्टर बढ़ जाएगा। तो स्लिप फैक्टर बढ़ेगा। देखिए स्लिप फैक्टर अगर 1 की तरफ जाता है ना, तो स्लिप कम हो जाता है। आप समझिए, स्लिप अगर कम होगा तो वर्क डन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 5s जितना ज़्यादा होगा उतना वर्क डन मिलेगा। वर्क डन में क्या पढ़ा था हमने? वर्क डन इज इक्वल टू 5s u2 स्क्वायर। तो ये जितना ज़्यादा होगा स्लिप उतना कम होगा। ये स्लिप फैक्टर है, स्लिप शो नहीं कर रहा है ये।
कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये स्लिप फैक्टर है। ये बताता है रेशियो वर्क डन बाय स्लिप अपॉन वर्क डन विदाउट स्लिप। तो जितना ज़्यादा वर्क डन स्लिप से विदाउट स्लिप की तरफ जाएगा उतना फाइव की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, फॉर्मूला आप देखिए पहले। तो उस हिसाब से फाइव जितना ज़्यादा होगा स्लिप उतनी कम होगी। तो नंबर ऑफ ब्लेड अगर बढ़ रहे हैं तो स्लिप फैक्टर बढ़ रहा है, स्लिप कम हो गई, स्लिप रिड्यूस होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ने से स्लिप कम होती है। डिग्री ऑफ रिएक्शन एक छोटा सा चीज है, डिग्री ऑफ रिएक्शन सिंपल है। डिग्री ऑफ रिएक्शन इसको DOR बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसका सिंपल है, इंक्रीज इन एंथैल्पी अपॉन या प्रेशर इंक्रीज ऑन मूविंग ब्लेड। दोनों अपॉन, या तो इंक्रीज इन एंथैल्पी बोल लो या प्रेशर राइज इन मूविंग ब्लेड, या अपॉन इंक्रीज इन एंथैल्पी। ठीक है, इंक्रीज इन एंथैल्पी या इंक्रीज इन प्रेशर ऑन मूविंग ब्लेड, दोनों मूविंग ब्लेड के लिए, या टोटल इंक्रीज इन एंथैल्पी के रेशियो को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ये आपको याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए 1 - VW2 अपॉन 2U2, ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कंप्रेसर, दैट इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या बात है, एंट्री एक्सियल एंड एग्जिट भी एक्सियल, दोनों एक्सियल होते हैं, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता, कोई नहीं मुड़ता। जब भी एक्सियल कोई भी चीज आए, चाहे एक्सियल कंप्रेसर आए चाहे एक्सियल टरबाइन, जो एक्सियल टरबाइन होते हैं वो स्टीम टरबाइन होते हैं, दोनों में जो U1 है और U2 है वो U मीन के बराबर हो जाती है, ये आप याद रख लीजिए। इस केस में जो मास फ्लो रेट होता है वो π/4 D टिप का स्क्वायर माइनस D H का स्क्वायर इंटू रो इंटू VF, ये होता है। फोर्थ, यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, MA πD मीन इंटू H इंटू VF इंटू रो। यहाँ पे जो D मीन है ये DT प्लस DH अपॉन 2 है, और D जो H है वो DT माइनस DH अपॉन 2 है। इसको ऐसे लिखने का एक तरीका है, ये टिप है और ये H है हब। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है ये मल्टी स्टेज है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे ब्लेड हाइट डिक्रीज होती है, जो H है वो डिक्रीज होती है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ब्लेड की हाइट डिक्रीज होती है, दैट इज इनलेट से आउटलेट में। इनलेट से अगर आप अंदर से बाहर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी ब्लेड हाइट। क्यों डिक्रीज होगी वो देख लेते हैं। जो मास का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, πD मीन इंटू H इंटू रो
इंटू वी एफ कॉन्स्टेंट रहता है, Vf1 इज इक्वल टू Vf2। अब देखिए, तो ये कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, h और डेंसिटी, तो और मास भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ तो h इंटू रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको समझाने के लिए क्लियर होगा अब चीज़। तो मान लीजिए h इनलेट इंटू रो इनलेट इज इक्वल टू h आउटलेट इंटू रो आउटलेट। तो कंप्रेसर है तो ऑब्वियसली कंप्रेसर डेंसिटी इंक्रीज कर होगा कंप्रेस करके, तभी तो कंप्रेसर है, तो इसलिए आउटलेट का जो डेंसिटी होगा वो इनलेट से ज़्यादा ही होगा। तब कंप्रेसर का मतलब ये ना कि आप कंप्रेस कर रहे हैं फ्लूइड को या किसी गैस को, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑब्वियसली आउटलेट की ज़्यादा होगी। तो इसके लिए अगर क्योंकि डेंसिटी आउटलेट की ज़्यादा है तो हाइट इनलेट की ज़्यादा होगी, मैथमेटिक्स सब रेसिप्रोकल है ये। तो इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हाइट डिक्रीज होती है ब्लेड की। अब एक और पॉइंट, अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टी स्टेज यूज होती है, मल्टी स्टेज आर यूज्ड। एक स्टेज नहीं, बहुत सारे स्टेज होते हैं, तभी आरपी 10 to 15 मिलती है इसमें, ठीक है, मल्टी स्टेज होता है यहाँ पे। तो जो वर्क ऑफ कंप्रेशन होता है, टोटल वर्क ऑफ कंप्रेशन, ये क्या होता है, वर्क ऑफ ब्लेड इनटू नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। अब एक और पॉइंट, सेवेंथ, स्टॉलिंग जो होती है एंड फ्लो सेपरेशन, स्टॉलिंग या फ्लो सेपरेशन अकर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो U1 इज इक्वल टू U2 है, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट नहीं है कि फ्लो सेपरेशन को रोकने के लिए या सप्रेस करने के लिए फ्लो सेपरेशन को। तो स्टॉलिंग या फ्लो सेपरेशन फिनोमिनन कहाँ होगी, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पे, कहाँ नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे। अब एक्सियल फ्लो का ब्लेड कौन सा होता है, ब्लेड मैं आपको बता चुका हूं, ब्लेड कौन सा होता है, एरोफॉइल। एरोफॉइल कुछ इस तरह का ब्लेड होता है, ये एरोफॉइल है। ये महंगा बनता है ब्लेड, ऑब्वियसली दिख ही रहा है कितना प्यारा सा, तो ये महंगा बनेगा ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट में लिखा रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। देखिए सर्जिंग जो होता है, हमने दो पढ़ा, एक सर्जिंग और एक चोकिंग। तो सर्जिंग इज मोर डेंजरस देन स्टॉलिंग। स्टॉलिंग से ज्यादा सर्जिंग डेंजरस है, क्यों, क्योंकि सर्जिंग जो होता है ये रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये पूरे कंप्रेसर का ही परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देता है सर्जिंग, वेयर एज स्टॉलिंग, स्टॉलिंग क्या होता है, ये लोकल फिनोमिनन होता है, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसका ज़्यादा फर्क नहीं आता, ये लोकलाइज्ड एरिया पे होता है ये, ठीक है। अब वेलोसिटी, अगर मैं डायग्राम इसके ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देख लेते हैं वो। ये V1, VR1, ये दोनों के बीच का U1, यहाँ तो U ही होता है, U1 U2 होता नहीं है, ये VF ही होगा, VF1 वगैरह यहाँ नहीं होता, तो यहाँ VF ही होगा। यहाँ VF होगा क्योंकि यहाँ पे VF1 और VF2 सेम होता है, सिमिलरली U1 और U2 सेम होता है, U ही होता है यहाँ पे। ये ऐसा गया, ये V2, ये VR2, यहाँ तो VF ही होगा क्योंकि सेम होता है फ्लो, ये U ही होगा, U, और ये VW2 होगा।
ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो भी एंगल है वो ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको अगर थोड़ा जूम कर लूं तो ये जो है ये अल्फा होगा, ये जो है ये फाई होगा, ये एंगल बीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो इसका मैं वहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्क ऑफ कंप्रेशन नंबर ऑफ स्टेज n इंटू u इंटू वी एफ इंटू टेन थीटा माइनस टेन फाई। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन तो वो होता है वी एफ अपॉन 2u टेन थीटा प्लस टेन फाई। इसको सिंपल याद रखने का ट्रिक है कि टेन थीटा माइनस और प्लस में जो कन्फ्यूज़न होता है, बाकी वी यू तो आपको याद रहेगा किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि वर्क कम लगे, वर्क ऑफ कंप्रेशन कम हो, इसलिए यहाँ पे हम माइनस यूज़ करेंगे, ये ट्रिक है। इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन, ताकि नेट जो वर्क कम हो, और वैसे ही डिग्री ऑफ रिएक्शन चाहते हैं ज़्यादा हो तो प्लस यूज़ करेंगे हम। प्लस और माइनस समझ गए ना, वर्क ऑफ कंप्रेशन हम चाहते हैं कम हो, तो इसलिए दोनों के टेन थीटा और टेन फाई के बीच नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि ओवरऑल कम आए। अब देखिए स्पेशल केस, अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% है तो क्या होगा। तो उसके 4 कंक्लूजन निकलते हैं, वो आपको याद रहने चाहिए बस। पहला, V1 जो है वो VR2 के बराबर हो जाएगा। सेकंड, जो V2 है वो VR1 के बराबर हो जाएगा। थर्ड, जो अल्फा है वो फाई के बराबर हो जाएगा। फोर्थ, जो बीटा है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए याद रखिए, फाई एंड थीटा ये ब्लेड एंगल है, ब्लेड एंगल। फाई आउटलेट के लिए है तो एट आउटलेट एंड इनलेट रिस्पेक्टिवली। या इनको बोलेंगे, या फाई को हम बोल सकते हैं एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ये वी आर मीन्स रिलेटिव होता है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी से जो एंगल बन रहा है। ठीक है, फाई हो या थीटा हो, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इनलेट है तो VR1, आउटलेट है तो VR2। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है उसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का, तो इसके 2 यूज़ हैं। एक है गैस पावर प्लांट में, या गैस पावर प्लांट सिस्टम जो होता है वहाँ पे, इसको गैस पावर प्लांट ही लिख लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, प्लांट। सेकेंड, एयरक्राफ्ट में। क्यों यूज़ होता है, उसका रीज़न है बिकॉज इट हैज़ स्मॉल फ्रंटल एरिया। इसका फ्रंटल एरिया स्मॉल होता है, एंड डिस्चार्ज जो है डायरेक्शन इज suitable for multi-stage compression.
ये चीज़ याद रहेगी। ऑब्वियसली देखिए इसका जो डिस्चार्ज है वो एक्सियल ही जा रहा है, वो कहीं जगह मुड़ नहीं रहा है, तो अब बस स्टेज लगाते जाइए और फ़ायदा उठाते जाइए। तो डायरेक्शन डिस्चार्ज का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है, ठीक है। और एयरक्राफ्ट में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि स्मॉल फ्रंटल एरिया है। अब एक की पॉइंट एफिशिएंसी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जो एफिशिएंसी ऑफ एक्सियल है वो अबाउट 87 to 89% है। ये ग्रेटर होती है किससे, सेंट्रीफ्यूगल से। सेंट्रीफ्यूगल की एक्सियल के कंपेयर में कम होती है। कितनी होती है, 83 to 85। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम इनमें से होती है रेसिप्रोकेटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 75 to 80% के आसपास। मैं ये कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपको एफिशिएंसी के हिसाब से अरेंज करने बोलते तीनों कंप्रेसर तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब एक और टॉपिक जो बचा है वो कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर, मैं कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा -1 अपॉन गामा लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन लॉग T2 अपॉन T1, ठीक है। बट मैं एक पॉइंट लिखने वाला जिससे आप बोलेंगे सर फॉर्मूला के खिलाफ आप बात कर रहे हो, पर मैं बोलूँगा कि नहीं वो सही है। अब मैं आगे वो आपको बताऊंगा भी क्यों सही है। ये जो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी होती है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रेशियो। अब आप बोलेंगे सर क्या मजाक है ये, आप अभी जस्ट फॉर्मूले लिखे हो 2 मिनट पहले जिसमें आपने प्रेशर रेशियो टेम्परेचर रेशियो दोनों ही यूज़ किया है, और 2 मिनट बाद आप मेरे को बोलते हो कि भाई ये जो इक्वेशन है ना इसके बावजूद भी पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर और टेम्परेचर रेशियो के लिए। तो या तो सर आप गलत बता रहे हो या तो आप हमसे मजाक कर रहे हो, जो कि दोनों सही नहीं है, ठीक है। देख लेते कैसे, देखिए जो P2/P1 है वो इक्वल होगा T2/, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो ये क्या हो जाएगा, N/N-1, ठीक है। अब मैं P2/P1 को रख देता हूँ उसमें, जो कि क्या फॉर्मूला है, गामा -1 अपॉन गामा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग T2/T1 N/N-1 अपॉन लॉग T2/T1। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, log mn इज इक्वल टू n log m, ये प्रॉपर्टी होती है। तो लगा तो n/n-1 बाहर आ जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू गामा -1 अपॉन गामा n/n-1। तो बताइए इस फाइनल फॉर्मूले में प्रेशर रेशियो वगैरह कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं, सीधा गामा और एन से ही आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए कई बार जो चीज़ दिखती है ना वो वैसी होती नहीं है प्रैक्टिकलिटी में, तो ये उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हमने कंप्रेसर के टॉपिक को भी टोटल बहुत अच्छे डिटेल में कवर किया, सारे केसेस हमने पढ़ लिए हैं, एप्लीकेशन पढ़ लिया है और पूरी थ्योरी कवर कर ली है, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच भी देख लिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब। और हाँ एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन और लिखा देता हूँ, एक्सियल की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि स्मूथ
एंट्री एंड एग्जिट। क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट कैसी होती है? एक्सियल, कोई मोशन ही नहीं है, कोई अचानक से कहीं सडन चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो एक्सियल कंप्रेसर है वो इन सब में हैव हाईएस्ट मास फ्लो रेट। अगर हाई मास फ्लो रेट में यूज होगा तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है, ये आपके जो क्वेश्चन आता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो आपको याद रखना है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की मास फ्लो रेट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। या तो हम बॉयलर पढ़ लेंगे या तो स्टीम टरबाइन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड टॉपिक है ये भी आपका पावर प्लांट का बहुत अच्छे से हो गया। बॉयलर को भी हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं तो डिटेल में आपको बॉयलर पढ़ा रहा हूँ, जो अगले जो बॉयलर के वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको डिटेल में पूरे बॉयलर समझाऊंगा, इनफैक्ट ड्रॉ भी करूंगा डायग्राम भी, ताकि आपको क्लियर हो। और जो की पॉइंट्स है बॉयलर के आप वो भी पढ़ ले, तो एंटायर आपका बॉयलर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, ऑल दी बेस्ट।